मैं कृष्णदत्त शर्मा ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ाता था दिल्ली विश्वविद्यालय में। अब सेवानिवृत्त हूँ और इसको मैं एक 25 साल वहाँ पढ़ाया है। तो जो भी ये आलोचक हैं आपके पाठ्यक्रम में, वो सभी मैंने पढ़ाए हैं। आज मैं यूजीसी की ई पाठशाला के अंतर्गत कॉलेज के कल्पना सिद्धांत पर चर्चा करूँगा। कॉलेज जो हैं वो सैद्धांतिक, जैसा कि हमने बताया भी था कि सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों क्षेत्रों में कॉलेज का योगदान उल्लेखनीय है। और ये कल्पना सिद्धांत उनकी सैद्धांतिक आलोचना का शिखर है। उसमें एक तरह से जितनी स्वच्छंदतावादी काव्य की, साहित्य की पूरी संश्लिष्टता को उन्होंने इस कल्पना के अंतर्गत समेटने का प्रयास किया और एक तरह से वो आजीवन इस कल्पना के, उसके सैद्धांतिक आधार के, उसके स्वरूप के विवेचन में आजीवन लगे रहे अपनी मृत्यु तक। अब ये कल्पना शब्द से क्या आशय है? कल्पना जो है वो वास्तव में सृजनशीलता का सूचक शब्द है। कल्पना का अर्थ है रचनाशीलता। ये आरंभ से ही जिज्ञासा का विषय रहा है कि रचनाकार में ऐसी क्या शक्ति होती है जिसकी वजह से वो रचना कर लेता है। ये शेक्सपियर में ऐसी क्या बात थी कि इतने अच्छे नाटक उसने लिखे, और जबकि वो उसके बारे में बहुत सचेत भी नहीं था। शेक्सपियर के बारे में कहते हैं कि वो खुद जो है वो एक्टर भी था, उस नाटक कंपनी में खुद भी जो है वो करता नाटक कंपनी के लिए लिखता था नाटक। तो एक बार जो है वो एक कोई बीमार पड़ गया एक्टर, अभिनेता, और उसे लड़की का रोल करना था, लड़के को। तो ये प्रॉब्लम बताई तो उसने वो काट दिया और दूसरा लिख दिया कि भाई कौन है उपलब्ध, उसके अनुसार उसने लिख दिया, लड़की का नहीं लड़की। तो उसको ये भी नहीं था कि मैं कोई ऐसी महान चीज़ लिख रहा हूँ कि जिसे काटा नहीं जा सकता। तो वो जो है तो उसमें ऐसी क्या बात थी कि बावजूद इसके बहुत जो है महान काव्य की सृष्टि कर सका। तो एक तो हमारे मन में ऐसी कोई विरल उपलब्धि हो तो हम उसे मानवीय करार नहीं देते, हम समझते हैं कोई ईश्वरीय चीज़ है। तो इसीलिए इस शक्ति को कभी जो है वो ईश्वरीय कहा गया, कभी कुछ। तो इन्होंने, कॉलरिज ने जो कल्पना के नाम लेते ही कॉलरिज का ध्यान जो है हमारा जाता है। हालांकि बहुत से लोगों ने इस पर लिखा है, लेकिन हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉलरिज ने ज़रूर कोई बहुत अच्छी तर्कसंगत परिभाषा दी होगी जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्राह्य हो। उसने ऐसा विवेचन किया होगा कि जो ज़्यादा ग्राह्य हुआ। अब एक जो है कि कॉलरिज से पहले 20 लेखकों ने इस पर जो है वो विचार किया था और वो जो है उपलब्ध था। तो हमारे मन में ये बात होनी चाहिए, कॉलरिज ने ऐसी क्या बात कही जो कॉलरिज का ज़्यादा नाम हुआ कल्पना के संदर्भ में। तो एक तो ये मालूम हमें होना चाहिए कि पहले कल्पना के बारे में क्या बातें कही गई हैं, सरसरी तौर पर हम उनको देख लें। तो सबसे जो पहले ये जो हमारे भारतीय चिंतन परंपरा में भी और यूरोपीय परंपरा में भी ये बात कही गई कि ये तो जो है ईश्वरीय शक्ति है, प्रतिभा या कल्पना ये ईश्वरीय शक्ति है, ये तो ईश्वर का, प्रकृति का वरदान है, इसे सीखा नहीं जा सकता, इसे जो है वो ईश्वर की तरफ से मिली हुई होती है। तो इससे जो है वो ज़्यादातर जिस चीज़ को हम नहीं समझते उसे हम ये कह देते हैं कि ये जो है ईश्वरीय है। या जैसे भक्त, बहुत से भक्त कवियों ने कहा कि भक्त क्या है, ये जो है ईश्वर का दर्शन क्या है, तो उनका ये तो गूंगे का गुड़ है, माने जो उसका स्वाद लेता है वही जानता है, बता नहीं सकता। गूंगा जैसे बता नहीं सकता, वैसे इसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तो
इसके बारे में एक तो ये थी कि एक रहस्यमय शक्ति है, और ये एक वर्ड्सवर्थ ने खुद लिखा है कि द विजन एंड फैकल्टी डिवाइन, ये जो है एक दिव्य दृष्टि है ये कल्पना। तो एक धारणा तो ये थी कि जो कल्पना को एक दिव्य दृष्टि जो है वो मानती थी, ईश्वरीय दृष्टि मानती थी, ईश्वरीय शक्ति मानती थी। दूसरा जो है वो एक कल्पना का संबंध जो है वो एक उन्माद से भी जुड़ा गया था। कवि जिस समय लिखता है तो वह एक आविष्ट मन स्थिति में होता है। तो इसकी भी एक लंबी परंपरा थी। प्लेटो ने कहा ही था कि वो उस समय उन्मेष की स्थिति में होता है, साधारण दुनिया में वो उस समय नहीं रहता, और वो एक उन्मेष की दशा में, तो एक पागलपन से, उन्माद का मतलब क्या है, पागलपन, तो पागलपन से भी जोड़ने की इसकी जो है वो एक परंपरा रही है। एक शेक्सपियर की जैसी पंक्ति है, एक उसका नाटक है द मिडसमर नाइट्स ड्रीम, उसमें आती है द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोइट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कंपैक्ट। ल्यूनेटिक का मतलब पागल, और लवर प्रेमी, और पोइट कवि, इनमें जो है कल्पना जो है कूट कूट के भरी होती है, कंपैक्ट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। और इसी तरह से एक नाम आपने सुना हो, कोर्स में है कि नहीं, ड्राइडन का, तो उसने कहा कि जो ग्रेट विट्स आर टू मैडनेस नियर एलाइड। ग्रेट विट्स माने महान प्रतिभाएं, विट का मतलब यहाँ उस समय तक प्रतिभा के, जो महान प्रतिभाएं हैं उनका पागलपन से नज़दीकी रिश्ता होता है। तो एक तरह से एक ये परंपरा थी जिसमें इस प्रतिभा को या कल्पना को इस पागलपन से जोड़ा गया था। तीसरी एक धारणा ये थी कि जो इनसे कॉलेज से कुछ पहले जो नव्य शास्त्रवादी दौर में आपने नाम सुना हो, ये हॉब्स, लॉक, ये दार्शनिक हुए थे, ये अनुभववादी दार्शनिक कहलाते हैं। ऐसे ही जो शुक्ल जी ने कुछ निबंधों का अनुवाद किया था, प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन, तो कल्पना का आनंद, तो वो भी जो हैं वो एडिशन के निबंध हैं। तो एडिशन भी जो हैं वो इसी अनुभववादी परंपरा के हैं। तो जिसमें माना अनुभववादी परंपरा का क्या है कि जिसमें ये माना गया है कि हमारे ज्ञान का साधन इंद्रियां हैं। तो एक ये अनुभववादी दार्शनिकों ने या विज्ञानियों ने या मनोविज्ञानियों ने, इन्होंने भी कल्पना को परिभाषित करने की कोशिश की थी। उनके अनुसार कि कल्पना का मुख्य काम है कि जो बाह्य जगत के चित्रों को मनुष्य चित्रों में रूपांतरित करना। बाह्य जगत में हम जो कुछ देखते हैं उसका बिंब जो है हमारे मन पर पड़ता है, और उससे हम जो हैं वो बिंब जो हैं, छोटे छोटे बिंबों को मिलाकर बड़ा बिंब बनाते हैं। तो एक तरह से ये बाह्य जगत का ही प्रतिबिंब है। तो ये कल्पना काम करती है कि उस बाह्य जगत के बिंब को, ये बिंब निर्माण उसका काम है, बाह्य जगत के चित्रों को मनुष्य चित्रों में रूपांतरित करती है कल्पना। ये एक ये धारणा थी। एक चौथी धारणा थी जो कांट ने भी कल्पना पे काफ़ी लिखा है। तो कांट ने लिखा है कि ये एक तरह से एक माध्यमिक शक्ति है। माध्यमिक शक्ति माने मध्यवर्ती शक्ति हमारे इंद्रिय बोध और विचार के बीच में। तो ये इंद्रिय बोध को विचार में बदलती है। क्या करती है कि ये कल्पना जो है इंद्रिय बोध को विचार में बदलती है। तो इस तरह कई तरह के विचार कॉलेज के पहले जो हैं वो प्रचलित थे। कॉलेज को स्वाभाविक है कि जब उन्होंने अपनी ये परिभाषित किया, कल्पना की परिभाषा दी, तो उनको ये विचार जो हैं स्वीकार्य नहीं थे। उनको जहाँ तक ईश्वरीय शक्ति मानने का संबंध है, उन्होंने कहा ये तो अपनी अक्षमता पे पर्दा डालने वाली बात है कि जो नहीं समझ में आ रहा है वो कह दो कि ईश्वरीय है। तो ये तो उसको रहस्यमय या ईश्वरीय मानने से इसका मतलब तो है हम उसका विश्लेषण नहीं कर पा रहे। और तो उनका कहना था कि नहीं, इसको तर्कसंगत रूप में, एक विवेक सम्मत रूप में इसका विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरी थी कि इसका पागलपन से संबंध जोड़ा गया था। तो इसके बारे में कॉलेज ने कहा कि
इसमें कुछ सच्चाई तो है कि अर्ध सत्य है, लेकिन क्या अर्ध कि इसमें जो कवि जो है वो उसमें भावोन्मेष तो होता है, और भावोन्मेष का ही एक रूप जो है पागलपन भी है। तो लेकिन उसमें उसकी तरफ उसमें एक दूसरी विशेषता भी होती है कि वो असंबद्ध चीज़ों को संबद्ध कर सकता है। उसमें क्या है कि जो चीज़ें सामान्य आदमी जिन चीज़ों में कोई संबंध सूत्र नहीं देखता, जो कवि है, महाकवि है, उन चीज़ों में वो संबंध सूत्र खोज लेता है, उनको संबद्ध कर देता है, जोड़ देता है। तो ये एक विचार की शक्ति है, ये बुद्धि की शक्ति है, ये बौद्धिक शक्ति है। तो एक तरफ जो है अर्धसत्य इसलिए कि उसमें भावोन्मेष ज़्यादा क्यों कवि में होता है, इस वजह से उसका तो ये अर्धसत्य तो है, लेकिन जो उसका विवेक पक्ष है इसकी इसमें अवहेलना जो है वो की गई है। चौथे जो है वो जो जहाँ तक ये अनुभववादी दार्शनिक हैं, इनसे तो वो एकदम ही जो उन्होंने रिजेक्ट किया कि नहीं ये तो एक मैकेनिकल शक्ति है, मैकेनिकल तो बिल्कुल विरोधी है, और कल्पना तो जो है सृजनात्मक शक्ति है। तो उन्होंने उसका भी निषेध किया कि कल्पना जो है सृजनात्मक है, और जो ये अनुभववादी दार्शनिक जिन्हें बिंब निर्माण का वो रचना में काम तो आती है, लेकिन वो है यांत्रिक। जैसे फोटोग्राफ है तो आप वैसे ले रहे हैं तो उसमें ज्यों का त्यों आ जाएगा, तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, तो उसमें आपने ऐड क्या किया, ये जो है। तो उन्होंने कहा ये तो दूसरी कैटेगरी का है, इनमें तो गुणात्मक अंतर है, दोनों में ये ठीक नहीं है। एक जो है वो, और जैसे कांट, जर्मन दार्शनिकों में कांट से कॉलरिज काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने एक समय जर्मन दर्शन का बहुत गहराई से अध्ययन किया था, तो कांट से प्रभावित भी थे, लेकिन कांट की भी कुछ मान्यताओं से, इस मान्यता से सहमत वो नहीं थे। उन्होंने कहा कल्पना जो है माध्यम नहीं है, कल्पना जो है वो एक स्वतंत्र शक्ति है। कल्पना को वो एक तरह से मानते थे कि ये दो चीज़ें ईश्वर की प्रतिनिधि हैं, एक तो कल्पना है और एक जो है वो जो मानव मन है उसका ह्यूमन माइंड जो है वो एक तरह से ईश्वर का प्रतिनिधि जो है, इनको वो एक ही उस पर स्तर पर रखते थे। तो वो कल्पना को स्वतंत्र वो एक स्थिति देने के पक्षधर थे, इसलिए कांट से भी वो पूरी तरह सहमत नहीं थे। एक फिर उन्होंने अंग्रेजी की काव्य परंपरा में देखा कि वहाँ कुछ लोगों ने, तो वहाँ भी उनको कोई ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। सिर्फ एक कवि थे टॉमसन, कूपर, कुछ ये कवि थे जो पूर्व स्वच्छंदतावादी कवि थे। उनमें कहीं कहीं हृदय और बुद्धि का सामंजस्य दिखाई दिया, और हृदय और बुद्धि के सामंजस्य को वे कल्पना की विशेषता जो है वो मानते थे। तो थोड़ा बहुत उसमें तो उन्होंने ये सब कर रहे थे, इसी ऊहापोह में थे, और काफ़ी इस पर अध्ययन भी किया था, लेकिन उसको कोई हल नहीं मिल रहा था। तो उसी समय उन्होंने एक वर्ड्सवर्थ उनके घर आए। उस समय कॉलेज की आयु 23 वर्ष थी और वर्ड्सवर्थ उनसे 2 साल बड़े थे। तो दोनों मित्र थे, पास पास रहते थे। तो वर्ड्सवर्थ आए तो उन्होंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट से, अपनी पांडुलिपि से एक कविता सुनाई। तो कविता सुनकर उनके मन पर एकदम बिजली जैसा असर हुआ, और उन्हें ये लगा कि जैसे कल्पना रूप धारण करके उनके सामने प्रत्यक्ष खड़ी हो गई हो, कि उसमें भाव सहज और भाषा सहज, कहीं शब्दों या बिंबों का एक दूसरे के ऊपर जमाव नहीं। ये जो है गंभीर विचारों का, गंभीर भावों का, या जो है वो गहन भावों का गंभीर विचारों के साथ सामंजस्य था। तो एक तरह से जिस समस्या पर वो बहुत समय से विचार करते आ रहे थे और कहीं पर उन्हें हल नहीं मिल रहा था, ये वर्ड्सवर्थ की कविता सुनकर उनको एकदम उसका रहस्य उन्मीलित हुआ। उनके मन में जो विचार आई कि ये है कल्पना, और फिर उन्होंने बाद में चलकर उनका ये विचार पुष्ट भी हुआ। तो इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि हमेशा जो सृजन के सूत्र हैं वो समसामयिक रचनाशीलता से मिलते हैं, खाली पुरानी चीज़ों के अध्ययन से नहीं मिलते। वो पुरानी चीज़ों का बहुत समय से अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उन्हें कल्पना का
कोई जो है रहस्य समझ में नहीं आ रहा था, और वर्ड्सवर्थ की एक कविता सुनकर उनको एकदम जो है वो उसकी समस्या जो है वो सुलझ गई, और जो विशेषताएं उनकी कविता से उन्हें नज़र आईं, कालांतर में वही विशेषताएं उन्हें कल्पना की जो हैं वो दिखाई दी। तो जिस समय उन्होंने कल्पना को परिभाषित करने की कोशिश की, ये जो है परिभाषा हमने बताया कि ये जो है इसके बायोग्राफिया लिटरेरिया के 13वें अध्याय में है, और उसमें जो है उन्होंने जिक्र किया है कि मेरे दिमाग में बहुत समय से ये प्रश्न था कि कल्पना है क्या, लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसका कुछ लिखा उसके बारे में। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, तो मैंने वो एक मित्र के पास भेजा, वो मैंने कहा उसकी राय पूछूं। तो मैं उसकी राय के बतौर राय उसका पत्र आया है, वो पत्र मैं आपको इसमें यहाँ दे रहा हूँ। तो उसमें एक पत्र दिया हुआ है उस चैप्टर में, और पत्र में ये लिखा है कि अभी जो है वो पूरी तरह ये स्पष्ट नहीं हुआ, तो अभी इसको प्रकाशित नहीं कराना चाहिए। तो उसने कहा कि अब मैं इसलिए अगली पुस्तक मेरी आने वाली है, उसमें मैं इस बारे में विचार करूंगा, जो पुस्तक कभी नहीं आई। और हमेशा वो ज़्यादातर कह देते थे कि इसके मैं आगे लिखूंगा इस पर, ये तो योजनाएं बनाते रहते थे, लेकिन योजनाएं जो हैं वो पूरी नहीं होती थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं उसका निष्कर्ष दिए देता हूँ खाली। तो उन्होंने करीब आधे पेज में निष्कर्ष वो दिया है। और ये भी जो लेटर वगैरह की बात, वो शिल्प है एक तरह से, जैसे तुमने बाण भट्ट की आत्मकथा में पढ़ा होगा कि ऐसे मुझे शुरू में भूमिका में उन्होंने द्विवेदी जी ने लिखा है कि ऐसे मिला। तो जो कुछ है वो एक खाली शिल्प का अंग है, वास्तविकता वो नहीं है। ऐसे ही इनका भी। तो आधे पेज में कुल उन्होंने कल्पना के स्वरूप पर विचार किया है और कल्पना को परिभाषित किया है। उस आधे पेज की वजह से वो इतना नाम कि कल्पना का सबसे अच्छा विवेचन वही माना जाता है। अब मैं वो आधा पेज वही कल्पना की परिभाषा भी है। एक तो कॉलरिज के पहले जो कल्पना है, कल्पना के लिए शब्द है इमेजिनेशन, और एक शब्द और प्रचलित था फैंसी। तो इमेजिनेशन और फैंसी ये दो शब्द जो हैं प्रचलित थे और पर्याय के रूप में प्रचलित थे। जैसे ड्राइडन में आप देखें तो बिल्कुल जो है पर्याय के रूप में उनका इस्तेमाल जो है वो किया गया है, और या तो जो है वो इमेजिनेशन कह दिया या फैंसी कह दिया, बल्कि फैंसी का प्रयोग इमेजिनेशन के अर्थ में ज़्यादा है। कॉलरिज ने इन दोनों शब्दों में अंतर किया। उसने जो है बल्कि कॉलेज के ही प्रभाव से बाद में अंग्रेज़ी में ये अंतर जो है वो माना जाने लगा कि तो हिंदी में हम कहेंगे इमेजिनेशन के लिए कल्पना और फैंसी के लिए ललित कल्पना। और इमेजिनेशन को उन्होंने जोड़ा उस सर्जनात्मक शक्ति से और फैंसी को जोड़ा मैकेनिकल शक्ति से, यांत्रिक शक्ति से। जो यांत्रिक, जैसे हमने बताया था कि ये अनुभववादी दार्शनिक हैं, मनश्चित्रों में रूपांतरित करना, उसका संबंध स्मृति से जोड़ा। स्मृति माने मेमोरी से। तो उन्होंने एक को संबद्ध किया कि एक तो सृजनशीलता का एक भाग है सर्जनात्मक, दूसरा है यांत्रिक। सर्जनात्मक भाग है कल्पना और यांत्रिक भाग है ये फैंसी। तो ये अंतर जो है पहले जो है वो नहीं था। फिर उन्होंने जो है वो कल्पना के दो भाग किए और कहा कि दो भागों के अगर जो हम अंग्रेजी मूल शब्द लें, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का एक अर्थ तो है वो मुख्य और गौण, ये भाग है, और एक प्राइमरी का अर्थ है प्राथमिक, प्रथम से प्राथमिक, और दूसरा द्वितीयक, दूसरा। तो प्राथमिक और द्वितीयक इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है। मुख्य और गौण में तो वैल्यू जजमेंट है, मूल्य निर्णय है कि आप जो मुख्य है वो चीज़ ज़्यादा। तो इसमें दोनों अर्थ हैं,
ये ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य और गौण खाली कहने से कि एक मुख्य कल्पना और गौण कल्पना, तो इससे ये लगता है कि मुख्य कल्पना अच्छी चीज़ है और गौण कल्पना अच्छी नहीं है उतनी, तो वो चीज़ इसमें नहीं है। तो उन्होंने एक ये है कि दो भेद क्यों किए। एक तो हमने फ्रांसीसी क्रांति की बात की थी। फ्रांसीसी क्रांति से लोकतांत्रिक विचारों का प्रचार प्रसार हुआ था, तो उसमें जो है वो, तो लोकतंत्र में क्या है कि जिस चीज़ का संबंध ज़्यादा लोगों से है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भले ही वो उतनी ग्रेट ना हो। तो इस कल्पना का ज़्यादा संबंध तो किससे है, जो हम विश्लेषण करने जा रहे हैं, जो प्रतिभा है, जो रचनाकार की शक्ति है, तो इसका ज़्यादा संबंध तो रचनाकार से है। लेकिन एक कल्पना का वह रूप है कि जो जिसका संबंध सभी से है। कविता लिखता है, उसको समझता कौन है? पाठक। अपने लिए, अपनी खपत के लिए तो लिखता नहीं है, वो दूसरे पढ़ें और समझें। तो इसका मतलब कल्पना का एक स्तर ऐसा है जिसमें पाठक और कवि, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, तो उसको उसने प्राथमिक स्तर कहा। तो एक तो वो इसलिए क्योंकि उसका संबंध सबसे है, तो लोकतांत्रिक विचारों की दृष्टि से यह वो चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी जिसका संबंध सबसे है। तो दो भेद उसने इसलिए किए, एक का संबंध जो है वो सभी से है और इसीलिए उसने उसको मुख्य कहा। लेकिन विश्लेषण ज़्यादा किसका करेगा? इसका सेकेंडरी का, इसलिए कहीं कहीं इसको विधायक कल्पना कहा गया है, इसको सेकेंडरी इमेजिनेशन को विधायक कल्पना। तो ये अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो विधायक इसलिए कहा क्योंकि विधायक माने सर्जनात्मक, तो ये क्योंकि कवि की कल्पना तो सर्जनात्मक होती है, रचनात्मक होती है, तो मुख्य लक्ष्य तो इसके विश्लेषण का है। लेकिन वो जब कर रहा है विश्लेषण, तो उसने कल्पना को इन दो भेदों में इसलिए किया विभाजित कि एक कल्पना का स्तर ऐसा है जिसमें कवि में और पाठक वर्ग में अंतर नहीं है, दूसरा स्तर ऐसा है कि जिसमें अंतर है, जिसका संबंध केवल रचनाकार से है। तो प्राथमिक तो सभी का से संबंध है और सेकेंडरी का जो विधायक कल्पना या गौण कल्पना, इसका संबंध जो है वो रचनाकार से है। अब हम उस परिभाषा को पढ़ते हैं जिससे कुछ कुछ समझ में आएगी, फिर जब हम विश्लेषण करेंगे तब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आनी चाहिए। मेरे विचार से कल्पना या तो मुख्य होती है या फिर गौण। मुख्य कल्पना एक जीवंत शक्ति है और मानव के संपूर्ण इंद्रिय ज्ञान का क्या प्रमुख साधन है। वह सीमित मन में असीम सत्ता की आवृत्ति है। इन दोनों में जो भेद है वह केवल मात्रा और कार्य पद्धति का है। विधायक कल्पना पुनः सृजन के उद्देश्य से मुख्य कल्पना से प्राप्त संपूर्ण सामग्री का विलयन करती रहती है, उसे गलाती पिघलाती रहती है। अब मैं इसे पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि इससे चीज़ें उलझ रही हैं। पहले एक दो लाइन में जो उसने परिभाषित किया है उसको मैं स्पष्ट करता हूँ। तो उसने एक तो ये कहा कि जो मुख्य कल्पना है वो हमारे संपूर्ण इंद्रिय ज्ञान का आधार है। इसका मतलब अगर जो ये मुख्य कल्पना न हो, प्राइमरी इमेजिनेशन न हो, तो हमें जो इंद्रिय बोध होगा, जो इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त होगा, वो व्यवस्थित नहीं होगा, वो सारा गड्ढमड्ढ होगा इधर उधर वो चीज़। तो अगर जो हमको जो इंद्रिय बोध होता है, मन चारों जो हम बाह्य जगत को देखते हैं तो उसमें करोड़ों चीज़ें हैं, तो जो हम सब चीज़ें हमारे उसमें नहीं आ जाती, उसमें भी सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है, उसमें भी एक चयन की प्रक्रिया काम करती है। और ये चयन की प्रक्रिया कौन करता है? ये कल्पना करती है, क्योंकि एक समय में
करोड़ों चीज़ें, तो जिसकी कल्पना शक्ति जैसी है वैसी चीज़ें ग्रहण करेगा। कुछ चीज़ें ग्रहण करेगा अपनी 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 मनस्थिति के अनुसार, अपने अपने संस्कारों के अनुसार, अपनी अपनी पृष्ठभूमि के अनुसार। तो ये सब काम, तो अगर जो हमारे पास ये कल्पना नहीं है, प्राइमरी इमेजिनेशन नहीं है, तो हमको जो बाह्य जगत का जो ज्ञान प्राप्त होगा, जो पता होगा, वो सारा विशृंखल होगा, सब गड्ढमड्ढ होगा, सब जो है बिखरा हुआ होगा, उससे हम कुछ भी समझ नहीं सकते। तो बाह्य जगत जो हमें एक सार्थक रूप में दिखाई देता है, वो कल्पना की वजह से दिखाई देता है। तो जो हमारा जितना इंद्रिय बोध है, उस सब का आधार जो है ये प्राइमरी इमेजिनेशन है। उसने ये कहा कि हम उसको, इस दुनिया का कोई अर्थ जो है हम नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ जैसे कहा गया है कि मैं संस्कृत का वो सुनाता हूँ श्लोक, अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति। क्या हुआ अर्थ कि इस अपार काव्य संसार, ये काव्य संसार अपार है, चारों तरफ लिखा जा रहा है, बहुत लिखा गया है। इसका प्रजापति कौन है? प्रजापति माने ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता इसका कौन है? वो हमारे यहाँ देवता माना गया है। सृष्टि कौन करता है? ब्रह्मा। तो उसका प्रजापति जो है कवि है। यथास्मयि रोचते विश्वम तथास्मयि परिवर्तते। जैसे इसको अच्छा लगता है, रोचते माने अच्छा लगता है, तथास्मयि उसी तरह वह इसको परिवर्तित कर देता है, माने वो उसके बारे में स्वतंत्र है। तो इस तरह से वो कल्पना को एक बहुत ऊंचा दायित्व कॉलेज जो है वो देना चाहते हैं कि इसका अस्तित्व जो है वो ईश्वर के समकक्ष है। और इसी तरह से मानव मन को, अगर जो ईश्वर का कोई प्रतिनिधित्व करती है रचना में, तो कल्पना, और ये मानव मन जो है ये प्रतिनिधित्व करता है। अब ये है कि फिर उन्होंने कहा कि ये जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है, गौण कल्पना या द्वितीय कल्पना या विधायक कल्पना, ये है उसी मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि का मतलब एको। इसका मतलब विधायक कल्पना, अगर जो ये मुख्य कल्पना किसी में नहीं होगी तो ये प्रतिध्वनि भी नहीं हो सकती। तो मुख्य कल्पना एक अनिवार्य शर्त है इस विधायक कल्पना के लिए। फिर उन्होंने कहा कि ये जो है मुख्य कल्पना करती क्या है, उसका फंक्शन ये बताया। उसके शब्द अंग्रेजी में हैं जो मैं बताता हूँ कि इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेज एंड डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। ये विधायक कल्पना क्या करती है? इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेज एंड डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। रिक्रिएट माने पुनः सृजन, इन ऑर्डर टू रिक्रिएट माने पुनः सृजन के उद्देश्य से क्या करती है? डिसॉल्व करती है, डिफ्यूज करती है, डिसिपेट करती है। ये तीनों विनाश के सूचक शब्द हैं, ये तीनों तोड़ने के सूचक शब्द हैं। तो पहले रचना करने से पहले वह जो है इस प्राइमरी इमेजिनेशन से, मुख्य कल्पना से जो दुनिया उसको मिली है, उसको वो तोड़ता है और फिर उसका उद्देश्य रहता है तोड़ने के पीछे पुनः सृजन। और जो इसका मतलब जो तोड़ नहीं सकता उसको, वो सृजन भी नहीं कर सकता। तो ये विखंडन या इसको तोड़ना, एक इसमें ध्यान देने की बात है कि तोड़ने एक दफ़े कह देते, इट डिफ्यूजेज इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। 3 क्रियाएं वो लाए इस तोड़ने के लिए। इससे वो क्या कहना चाहते हैं? इससे कहना चाहते हैं कि एक तो इंटेंसिटी, ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा। जब तक आप पूरी तरह से उसको तोड़ोगे नहीं, तब तक आप सृजन नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि ये कार्य बड़ा कठिन है, बार बार तोड़ना पड़ेगा तब ये टूटेगा। तो जो पुराने सांचे हैं, जब तक आप उनको तोड़ेंगे नहीं, चिंतन के पुराने सांचे जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, तब तक नया सृजन नहीं रच सकते। आप ऐसे समझिए कि जैसे शुक्ल जी का इतिहास है, द्विवेदी जी का इतिहास है, लोग उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। अब इस बीच का कुछ नहीं हुआ। इन 50 सालों में या 60-70 सालों में तमाम ज्ञान आया है। उसको न कह के तो पहले शुक्ल जी के सांचों को और द्विवेदी जी के सांचों को तोड़ना पड़ेगा,
तब आप साहित्य इतिहास के क्षेत्र में कुछ नया दे सकते हैं। तो ये तोड़ना जो है वो सृजन की अनिवार्य शर्त है। संहार सृजन की अनिवार्य शर्त है। जो संहार नहीं कर सकता वो सृजन भी नहीं कर सकता। जो जिन्होंने आप लोगों ने दरीदा का नाम सुना हो, तो दरीदा ने इसलिए विखंडन कहा कि जब भी हम अर्थ समझते हैं तो अपनी तरह से उसको विखंडित करते हैं टेक्स्ट को, और इसलिए हर एक अपना अर्थ अलग अलग होता है। तो जो विखंडन नहीं कर सकता, जो तोड़ नहीं सकता, तो सबसे ग्रेटनेस उनकी बात में इस एक वाक्य में छिपी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो सेकेंडरी इमेजिनेशन का ये है कि वो उसको जो प्राइमरी इमेजिनेशन से जो कुछ प्राप्त हुआ है, जो दुनिया प्राप्त हुई है, उसको वो तोड़े, तब सृजन वो कर सकता है। जो तोड़ नहीं सकता, लेकिन ये तोड़ने का काम बहुत कठिन है। इसीलिए लोग पुराने सांचों को दोहराते रहते हैं कि फलानी ये कहा है, इसने ये कहा है, इसने ये कहा है। शोध में भी बहुत सा ऐसा होता है कि इनकी ये राय है, इनकी, तो उसमें ये है कि आपकी राय क्या है। सृजन तो उसमें आपने ऐड क्या किया, ये जो है वो, तो इसलिए वो ये काम बताता है कि ये काम मुख्य है उसका। और काम भी बताए हैं, लेकिन सर्वप्रमुख काम उसका ये है। तो ये मुख्य रूप से ये बातें जो एक उन्होंने इसको कल्पना को परिभाषित किया, उसके दो भेद किए। क्यों ये दो भेद किए, तीन क्यों नहीं किए, चार क्यों नहीं किए? तो आपको ये समझना चाहिए कि खाली ये नहीं कि दिमाग में लहर आई और दो भेद कर दिए, उसके पीछे कारण है। और कारण ये है कि एक तो पाठक का स्तर है, एक रचयिता का स्तर है। तो एक स्तर ऐसा है जिसमें रचयिता और पाठक दोनों समकक्ष हैं, वो ज़्यादा व्यापक स्तर है। क्योंकि पाठक भी जब रचना कर देता है तो वो भी पाठक ही रह जाता है। मैं भी जैसे मैंने मानो लेख ही लिखा है, लेकिन अब मैं इसको पढ़ता हूँ तो ये लगता किसी दूसरे का लिखा हुआ है। वो जो है वो ये नहीं लगता, क्योंकि जिस समय लिख रहा है तो आदमी तो कई स्तरों पर उससे जुड़ा हुआ है, पढ़ रहा है, देख रहा है, उस पर कंसंट्रेट कर रहा है। अब इसके बाद जो है बल्कि ये होता है, अच्छा ये भी मैंने ही लिखा था। तो कभी कभी जो है विश्वास नहीं होता। तो ऐसे ही कभी जब रचना कर, तो जब तक कभी रचना कर रहा है तब तक उसकी कविता है, उसकी अपनी। इसके बाद वो कविता पाठक की, उसके संबंध जो है छूट जाता है। और कभी भी अगर जो उस कविता को पढ़ता है तो उस कविता का पाठक है। तो पाठक के स्तर और कवि का स्तर, ये दोनों एक स्तर ऐसा है, एक समान है। तो इसलिए उसने दो भेद किए। एक स्तर है जिसमें अलग है, रचयिता जो है वो अलग है, वो उसका विधायक कल्पना का स्तर है। और फिर उसने जो है वो फंक्शन बताए। तो एक फंक्शन मैंने बताया है अभी, जो है जो और दो तीन फंक्शन बताए हैं वो भी बताए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन यही है कि रचना को जो भी आपने, और ये हमेशा उसमें, जैसे आपको दूसरी बिल्डिंग बनानी है तो ये थोड़ी इसकी दीवारें तोड़ ले जाओगे, वहाँ रख दोगे, छत तोड़ ले गए, इसको सबको तोड़ना पड़ेगा। भले ही वो फिर गिट्टी का काम दे दे, ज्यों का त्यों इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर ज्यों का त्यों करेंगे तो पैबंद जैसा लगेगा, वो रचना जो है वो नहीं लगेगी। अब ये है कि ये तोड़ने का मतलब क्या है। तोड़ना जो कोई वहाँ ऐसे तो है नहीं कि जो कविता कर रहे हैं तो हथौड़ी लेके तोड़ रहे हैं उसकी। तो उसने जो है एक इसकी कॉलेज की ग्रेटनेस का एक कारण ये भी है कि उसने जो थ्योरी दी उसको उसने व्यावहारिक समीक्षा में अप्लाई भी किया उसमें। तो ज़्यादातर जो जैसे शेक्सपियर के बारे में, शेक्सपियर की आलोचना में उसने ज़्यादा किया है अप्लाई, और वर्ड्सवर्थ की आलोचना में भी किया है। शेक्सपियर के बारे में एक पहले ये कहा गया था नव्यशास्त्रवादी दौर में कि ये जो है ही वॉज ए चाइल्ड ऑफ नेचर। चाइल्ड ऑफ नेचर माने ये प्रकृति का ही जैसे बच्चा, माने उसने ज़्यादा, उसके कहने का मतलब था कि इसमें जो ज़्यादा अध्ययन मनन चिंतन ये नहीं किया है, जैसे प्रकृति ने ही इसके हाथ में कलम पकड़ा दी, वो स्पॉन्टेनियसली लिख रहा है। कॉलेज ने इसका विरोध किया कि नहीं, उसका कॉलेज ने कहा कि बिल्कुल जो उसका अध्ययन है, जो उसका, इसका मतलब उसमें बौद्धिकता का निषेध किया जा रहा है। वो ये कॉलेज ने कहा कि उसकी बौद्धिकता भी उसी कोट की है जिस कोट की उसकी रचनाशीलता है, उसका बौद्धिक आधार भी, तार्किक आधार भी। तो जो ये कह रहा है कि चाइल्ड ऑफ नेचर है, वो प्रशंसा नहीं कर रहा,
वो एक तरह से उसकी बौद्धिकता की आलोचना कर रहा है कि उसमें बौद्धिक आधार नहीं है, तार्किकता नहीं है, संरचनात्मक संगति नहीं है। तो उसने बड़े क्रोध से एक जो है वो इसके पहले कॉलेज के पहले जो नव्य शास्त्रवादी बोध था उसमें बहुत बड़े आलोचक हुए थे डॉक्टर जॉनसन। तो डॉक्टर जॉनसन ने ये कहा था कि चाइल्ड ऑफ नेचर। तो कॉलेज ने एक व्याख्यान में कहा कि दीज क्रीचर्स से दैट ही वाज ए चाइल्ड ऑफ नेचर। क्रीचर्स में क्रीचर ज़्यादातर पशु को कहा जाता है। तो उसने बड़ी उससे कहा, और उस समय जॉनसन का बड़ा नाम था सारा। तो पूरी जो ऑडियंस सुन रही थी उसमें एकदम हुंकार उठने लगी कि ये इतने बड़े आलोचक को क्रीचर के। तो उसका जब तक पिछले प्रतिमानों को ढकेल के पीछे नहीं करेगा तब तक नए प्रतिमानों के लिए जगह नहीं बनेगी। तो और दूसरा इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि ये जो है एक तरह से आलोचना के जैसे ये पढ़ा लिखा और इसने ठीक से इस चीज़ों पर चिंतन मनन नहीं किया। तो चिंतन मनन का इसमें निषेध है चाइल्ड ऑफ नेचर कहने में, कि जो मन में आ गया मौज में आ गया और ईश्वर ने जो प्रेरणा दे दी, इंस्पिरेशन ईश्वरीय शक्ति के रूप में ऐसे लिख गया। तो उसने इस बात पर बहुत जोर दिया कि इसके पीछे तार्किक आधार भी उतना ही पुष्ट है जितना कि उसका संवेदनात्मक आधार जो है वो पुष्ट है। तो संवेदना को तो लोग पहचान रहे थे पहले के नव्य शास्त्रवादी आलोचक, लेकिन इसकी तार्किकता को नहीं पहचान रहे थे जो कॉलेज ने जो है रेखांकित किया इसमें। तो एक तो जो उसने कहा कि पुनः सृजन के उद्देश्य से ये उसको तोड़ती फोड़ती है, गलाती पिघलाती है, पहला काम ये। दूसरा उसने कहा कि जहाँ ये प्रक्रिया संभव नहीं है वहाँ एकीकरण का प्रयास करती है, आदर्शीकरण और एकीकरण का प्रयास करती है। आदर्शीकरण के लिए जरूरी होगा, आदर्श का क्या काम है कि वो रचना के स्तर को जरा ऊंचा उठा देती है, तो इसके लिए कल्पना जरूरी होगी। तो आदर्शीकरण और एकीकरण का मतलब कि चाहे जो भी घटनाएं रचना में आए वो जुड़ी होनी चाहिए केंद्र से। एकीकरण का मतलब उनमें प्रभाव एक समन्वित प्रभाव पड़ना चाहिए। तो जहाँ ये संभव नहीं है इनको तोड़ फोड़ के और ये पुनः सृजन, वहाँ वो एकीकरण का। तीसरी बात ये बताई कि ये विरुद्धों का सामंजस्य करती है। कल्पना क्या करती है? विरुद्धों का सामंजस्य, रिकन्सिलिएशन ऑफ अपोजिट्स। शुक्ल जी ने इस शब्द का इस शब्द साहचर्य का जो है वो बहुत शब्द संयोग का बहुत प्रयोग किया है, और ये कॉलेज से ही लिया है कि जो है अच्छी रचना में विरुद्धों का सामंजस्य होता है, माने विरोधी तत्वों का सामंजस्य होता है। ये जो है वो काफ़ी कठिन है। तो उसने कॉलेज ने कुछ जोड़े तो गिनाए हैं कि कौन कौन से विरोधी जोड़े हैं, ये उन्होंने गिनाए हैं। और कुछ का जो है वो इसमें जो लिखित रूप है उसमें उन जोड़ों का उल्लेख करीब 8 जोड़े उसने गिनाए हैं, लेकिन 8 नहीं, वो हजारों हो सकते हैं, क्योंकि दो भी जहाँ भी विरोधी दो उसने खाली एक नमूने के तौर पर कुछ गिना दिए हैं। बाकी ये है कि एक जो है कल्पना जो है विरोधी चीज़ों में सामंजस्य स्थापित करती है, और ये रचना का बहुत बड़ा, महान रचना में ये विशेषता होती ही है। जैसे ये बिना इसके महान रचना नहीं हो सकती। तो एक ये काम है जिसको ये करती है। तो एक इस तरह से कॉलरेज ने इस कल्पना के माध्यम से, कल्पना के विश्लेषण के माध्यम से पूरी समग्रता को, तो इसमें भी विरुद्धों के साथ इसमें भी बल विविधता पे है कि जो विविध पाठक वर्ग आ रहा था उसको वो रचना तभी आंदोलित करेगी जब उसमें तमाम विरोधी चीज़ें ली जाएं, और इन विरोधी चीज़ों में वो रचना के प्रभाव को खंडित न करें बल्कि उसके रचना के प्रभाव को और गहरा बनाएं। ज़्यादातर देखेंगे भी कि जैसे शेक्सपियर के नाटक हैं तो उसमें एक जो है वो दृश्य आ रहा है एकदम ट्रेजिक, और ट्रेजिक के बाद उसने एकदम वो डाल दिया है हास्य का दृश्य। और हास्य के दृश्य क्या है कि वो ट्रेजेडी का प्रभाव और गहरा हो जाता है। तो इस रूप में उसने प्रयोग कि जो हास्य है वो ट्रेजेडी के सेंस को और गहरा करती है। कभी आप फिल्म में भी देखेंगे आदमी ज़्यादा शोक में है तो एकदम हंसने लगता है, काफ़ी अट्टहास करके हंसने लगता है। ऐसी ज़्यादा खुश है, देखो किसी को पुरस्कार मिला इसमें ओलंपिक में फर्स्ट, तो एकदम उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो जो ये
विरोधी चीज़ों का जीवन में भी देखने को सामंजस्य मिलता है कि विरोधी उससे ही जो बड़ा आदमी होगा, बड़ा नेता हो, तो उसमें इन विरोधी चीज़ों का सामंजस्य कि एकदम जो है कितना भी जो है वो एक थे जैसे प्रोफेसर, उनके तार आया, लड़के की डेथ हो गई थी और वो क्लास लेने आए, तो उन्होंने फिर उसको संयमित किया, क्लास लेके गए, फिर उन्होंने वो किया ऐसे। तो अपने पर ऐसे नियंत्रण रखना, नियंत्रण किससे होगा? बुद्धि से होगा। तो हमेशा जो है वो ये है कि जो विचार के जब तक जो है वो भाव के उन्मेष को विचार के नियंत्रण में नहीं रखा जाता, तब तक बड़ी रचना नहीं बन सकती। सभी बड़े कवियों ने, सभी बड़े रचनाकारों ने ऐसा किया है। धन्यवाद।